We will start with the new topic, culvert and bridges. In this chapter, we have to study about the design of slab culvert, design of bridge deck, and cross and main beam for bridges, T-beam for bridges, designed by IRC loading. Okay. Culvert and bridges we are going to study. Okay. So what is bridge? A bridge is a structure built to span a physical obstacles such as body of water, valley or road without closing the way underneath. It is constructed for purpose of providing passage over the obstacles. ओके तो ब्रिज एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि फिजिकल जो ऑब्स्टिकल आ रहे हैं रास्ते में, जैसे यहाँ वाटर आ गया, ओके ये यहाँ नदी है, तो इसको पार करने के लिए ये लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, तो इस साइड से इस साइड जाने के लिए हमें ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना होगा. ओके तो फिजिकल ऑब्स्टिकल को पार करने के लिए जो हम स्ट्रक्चर बिल्ड करते हैं दैट इज नोन एज ब्रिज. वो ऑब्स्टिकल वाटर का भी हो सकता है, वैली भी हो सकता है, रोड भी हो सकता है. नीचे का जो पोर्शन है, जो भी इसमें काम हो रहा है या जो भी वर्क हो रहा है या नहीं भी हो रहा है, तो पानी है, इसको बिना हार्म किए जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं विदाउट क्लोजिंग द पासेज बीनीथ द स्ट्रक्चर. इस स्ट्रक्चर के नीचे का जो पार्ट है उसमें जो वर्क हो रहा है उसको क्लोज किए बिना जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं इस साइड से इस साइड होने के लिए दैट इज नोन एज ब्रिज. ओके so in this chapter we will know about the design of bridges, slab of bridges, beam of bridges. So first of all we are going to design a deck slab or solid slab of bridge. We will go through the design step for deck slab, that is also known as solid slab. Okay, so what are the design step for solid slab of bridge? The first step we have प्रीमिसिबल स्ट्रेसेस. सबसे पहले हमें प्रीमिसिबल स्ट्रेसेस क्या क्या स्ट्रक्चर पे आ रहे हैं वो फाइंड करना होगा. तो जिस ग्रेड का हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं दैट इज FCK और जिस ग्रेड का स्टील यूज कर रहे हैं दैट इज FY. मॉडुलर रेशियो फाइंड करना होगा. M इक्वल टू 280 डिवाइडेड बाई 3 सिग्मा CBC. Sigma CBC is the characteristic strength of concrete. Sigma ST is the characteristic strength of steel. Now we will find out the K by formula M sigma CBC divided by M sigma CBC plus sigma ST. Now we will find out the J, 1 minus K divided by 3, and last in permissible stresses Q equal to half JK into sigma CBC. Okay, in first step we will find these things. In second step we will find out the depth of the slab, effective span of the slab. First assume the thickness of the slab. overall thickness slab का हम लोग assume करेंगे. okay, generally dia of var provided of 25 mm diameter. जो diameter यूज कर रहे होते हैं reinforcement का हम लोग slab में design of bridges slab, then minimum dia या generally जो यूज किया जाता है वो 25 mm dia यूज किया जाता है. एज्यूम क्लियर कवर भी एज्यूम करेंगे. फाइंड द इफेक्टिव डेप्थ को फाइंड करेंगे. ये जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगी सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कैसे फाइंड करना है इफेक्टिव डेप्थ, डाया ऑफ वार कितना लेना है, एज्यूम क्लियर कवर कितना करना है. देयर आफ्टर इफेक्टिव स्पैन. फॉर इफेक्टिव स्पैन क्लियर कवर प्लस इफेक्टिव डेप्थ, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ वेयरिंग, ये दोनों में से जो भी मिनिमम होगा दैट इज इफेक्टिव स्पैन. L इफेक्टिव फॉर द ब्रिज. इन फोर्थ स्टेप वी विल ड्रॉ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रिज. जो भी हमने थिकनेस एज्यूम करा, जो भी हमने इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करा, जो भी कर्व अगर गिवन नहीं है तो जो भी हमने एज्यूम करा कि कर्व का साइज जितना होगा, ये वियरिंग कोट हो गया, दैट मीन्स ये स्लैब हो गया ब्रिजेज का डेक स्लैब. रोड क्रॉस कर रहा है तो रोड क्रॉस का वियरिंग कोर्स, जो रोड का थिकनेस होगा दैट इज वियरिंग कोर्स. दिस इज कर्व एंड दिस इज द क्लियर विड्थ ऑफ द रोड. तो जो भी हमने थिकनेस ऑफ स्लैब एज्यूम करा, डेप्थ फाइंड करा, वो हमें
यहाँ पुट कर देना है और क्रॉस सेक्शन दिखाना है ब्रिज का। In step number 5, that was the step number 4 and this is the step number 5. You will correct it. Dead load and bending moment. After the cross section of the structure we have assumed and we have designed, we will find out the dead load and bending moment of that dead load. So, for dead load of slab equal to sigma c into thickness into B. Sigma c is the unit weight of concrete. We always assume as 2400 kilonewton, and the thickness which we have assumed earlier, and B, dead load of wearing coat. So, gamma W, that is the unit weight of wearing coat, generally we assume as 22 kilonewton per meter square. एंड थिकनेस ऑफ द वियरिंग कोट, जो भी हमारा थिकनेस दिया हुआ है वियरिंग कोट का वो इंटू कर देंगे। सो टोटल डेड लोड फाइंड हो जाएगा 1 2 को प्लस करके। देयर आफ्टर वी विल फाइंड आउट द बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट डेड लोड। फॉर बेंडिंग मोमेंट म्यू इक्वल टू डब्ल्यू डी इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8। आफ्टर द डेड लोड इन नेक्स्ट स्टेप वी विल फाइंड आउट द लाइव लोड एंड बेंडिंग मोमेंट ऑफ दैट लाइव लोड। ओके, बेंडिंग मोमेंट विल बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू IRC लोड कैलकुलेशन। जो बेंडिंग मोमेंट हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ, वो IRC लोड कैलकुलेशन के हिसाब से, जो हमारा ब्रिज डिजाइन हो रहा है, ब्रिज के लिए जो स्लैब डिजाइन कर रहे हैं और जिससे रोड पास हो रहा है, वो IRC लोड क्लाउज, हमारे पास लोडिंग कंडीशन है, लोडिंग वैल्यू है हमारे बुक में IRC के थ्रू, वो इसमें अप्लाई होगा। फॉर ट्रैक AA ट्रैक व्हीकल्स, ओके, तो IRC लोड कैलकुलेशन में हमारे पास हर तरह के ट्रैक के लिए गिवन कंडीशन है। जैसे मैंने अभी ट्रैक AA के लिए ले रखा है, A क्लास व्हीकल के लिए ट्रैक तैयार करना है हमें, इसलिए मैंने A के लिए क्राइटेरिया जो गिवन है हमारे बुक में वो मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रही हूँ, क्योंकि जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस वगैरह आते हैं वो ट्रैक A व्हीकल्स के लिए आते हैं। For track AA class vehicles, bending moment will be maximum. Impact factor of the class AA track vehicles is 25% for 5 meter and decrease linearly to 10% for 9 meter span. Impact factor will be 25% for 5 meter span and decrease linearly 10% for 9 meter span. 5 मीटर रहेगा तो हमारा जो इम्पैक्ट फैक्टर अगर 25% होगा, और अगर स्पैन इंक्रीज होता है 9 मीटर अप टू 9 मीटर जाता है तो 10% हो जाएगा इम्पैक्ट फैक्टर डिक्रीज होगी। तो इम्पैक्ट फैक्टर इक्वल टू 25 माइनस 15/4 एल इफेक्टिव माइनस 5। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इम्पैक्ट फैक्टर। इफेक्टिव लेंथ ऑफ द रोड LR, रोड जो हमारा कंस्ट्रक्ट हुआ स्लैब पे जो रोड कंस्ट्रक्ट हो रहा है उसका इफेक्टिव लेंथ क्या है। इफेक्टिव लेंथ मीन्स at the length on which load is coming, that is the effective length. Effective length of road equal to LR equal to LT plus 2 into TS plus TW. T is the thickness of the slab and this is the thickness of the wearing coat. Okay, this is mentioned here that TS is the thickness of the slab and TW is the thickness of the wearing coat and LT is the length of the tracked vehicles. व्हीकल्स जो चल रहा है रोड पे उसका लेंथ क्या होगा, दैट इज फॉर A क्लास व्हीकल्स वी हैव 3.6 मीटर लेंथ ऑफ द व्हीकल। आफ्टर दैट इफेक्टिव विड्थ ऑफ द स्लैब B इक्वल टू K इंटू X 1 माइनस X डिवाइडेड बाई L प्लस BW। X is the distance from center of gravity of the load from the rear support. L is the effective span length and BW is the breadth of the concentration area of load. K is the constant and 2.77 for simply supported slab. Otherwise, it depends upon the B by L ratio and the value given in the table of IS 456 2000 code book. B is the width of the slab and L is the effective length of the slab. So, we have effective width of the slab BE equal to
K is the constant. For simply supported we have 2.77 and x is the distance from center of gravity. CG से जो distance होगा वो 1 minus x divided by L. L is the length of the slab and BW is the width of the concentration area of load. So this is our total length and this is the effective length of road, effective span of tracked vehicles, and this is the L effective, that is total effective length of the slab. Dispersion of load due to the IRC class A vehicles. Longitudinal view we have, this is the vehicle's wheel, we have the length of 850 mm and 850 mm and the one vehicle's weight is 35 ton and other vehicles is also 35 tons. This is the BE, effective width of the slab. The track vehicle is placed close to the curve, the required minimum clearance. Fourth, we have to find out the total load of two track with impact, that is two track is also known as two wheel with impact. Then we have one wheel of 35 Newton and another is also 35 Newton plus 1 plus impact factor. 1 ton equal to 10 kilonewton, where 35 equal to 350 kilonewton plus 350 kilonewton into, this is the into sign, 1 plus impact factor. Average intensity of the load W equal to BW track, load on the track divided by LR. L is the effective length of the track into BE, effective width of the track. LR equal to effective length of the road and BE the effective width of the road. Thereafter, maximum bending moment due to the live load. We have the formula for the maximum bending moment, W into LR divided by 2 into X minus W into LR divided by 2 into LR divided by 4. This is the formula for maximum bending moment due to live load. For total moment, we have to add the moment due to dead load and moment due to live load. Step 6, shear due to the class A tracked vehicles. For maximum shear at the support, the IRC class A tracked vehicle is arranged. IRC given condition जो है हमारा क्लास A vehicles के लिए वो कहता है कि जो मैक्सिमम shear होगा वो सपोर्ट पे होगा. इस तरीके से अगर व्हीकल अरेंज है स्लैब पे, जो हमने ब्रिज स्लैब डिजाइन किया है, तो मैक्सिमम शियर फोर्स सपोर्ट पे डेवलप होगा. दिस इज द लोड पोजीशन फॉर मैक्सिमम शियर बाय द IRC. देन द इफेक्टिव विड्थ ऑफ द डिप्रेशन इज BE. We have earlier find out the value of BE and BE we will again find out by this value. BW equal to 0.85 plus 2 TW, thickness of the bearing cord, width of the wheel, this is the width of the wheel, 850 mm we have, so we have converted it into the meter, so 0.85 meter width of the wheel and this is the thickness of the bearing cord. X is the distance from the CG of the nearest support and L is the effective span. Now W equal to W track divided by LR into BE. Shear force VA equal to W into LR into LE minus X divided by LA. W equal to loading intensity. This is the loading intensity, कितना load आ रहा है, that is. Thereafter dead load shear equal to WD into LE divided by 2. For total shear we have 1 plus 2, the value we have from this and this we will add it for total shear. In step 7 we have to design for the deck slab. Effective depth required equal to D equal to under root M. M is moment by dead load and moment by live load both. We will add moment by dead load and moment by live load, then the value comes out that will put here divided by Q. In permissible stresses in step number first we have find out the value of Q into B. Provided effective depth should be checked with the required effective depth. अब यहाँ से हमारा D फाइंड आउट हो जाएगा. हमने पहले D प्रोवाइड करा है स्लैब के लिए
यहाँ से जो डिफाइंड हो जाएगा तो जो हमने पहले डिफाइंड करा है स्लैब के लिए वो उसे चेक कर लेंगे कि जो इफेक्टिव डेप्थ हमने प्रोवाइड करा है और जो रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड किया हुआ रिक्वायर्ड से ज़्यादा है या नहीं, ठीक है। एंड देयर आफ्टर वी विल डिजाइन फॉर द रिइंफोर्समेंट AST इक्वल टू m डिवाइडेड बाई सिग्मा ST इंटू J इंटू D. Adopt 25 mm diameter bar along the length of the span. Thereafter we will design for the distribution bar. Bending moment for distribution steel moment for distribution steel equal to 0.3 of moment live load plus 0.2 of moment dead load. Use 12 mm dia bar for the distribution reinforcement bar and AST equal to m distribution, the value which is comes out here, divided by sigma ST into J into D. Thereafter we will check for the shears tau V, VU by VD, PU equal to shear stress, B equal to 1 meter and D is the effective depth. From table number 19 IS 456 2000, find the tau C from table number 19 in page number 76. Tau V should be less than tau C. Tau C should always be greater than tau V, then section will be okay. Now we will solve one question from your previous question paper.